आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले एक हंगर इंडेक्स भी पब्लिश हुआ है, तो उसमें ये कहा गया कि इंडिया का नंबर उसमें कम हुआ है, यानी ये कि ख़राबी हुई है। जैसे कि इंडिया रैंक 107 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। अच्छा, इसमें फिर 136 नेशंस थी, और फिर उसके बाद ये था कि लास्ट ईयर ही कहा गया कि इंडिया का 101 था, और फिर आउट ऑफ 116 कंट्रीज़ था वो। अच्छा, इसी तरीके से हम देखें तो इसमें कुछ और कंट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं, जिसमें कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो 99 नंबर पे था, और बांग्लादेश 84 पर, और नेपाल 81 पर, और श्रीलंका 64 नंबर। अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो बहुत से लोग इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए नहीं हो सकता कि इंडिया की 1.5 अरब आबादी और पाकिस्तान की 23 करोड़ या 22 करोड़, ठीक है, सब इमरान खान जब करते हैं तो 22 करोड़ ही कहते हैं ना, 22 करोड़ अवाम मेरे पीछे हैं, तो चले हम इसको 22 करोड़ ही ले लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। तो 22 करोड़ अवाम इंडिया के एक प्रोविंस की है पॉपुलेशन, यूपी की 23 या 22 करोड़ है वहाँ की पॉपुलेशन। तो यानी हमारे पूरे कंट्री की पॉपुलेशन वहाँ के एक प्रोविंस की पॉपुलेशन के बराबर है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप पॉवर्टी में किसी कंट्री से इस तरीके से मुकाबला करें, ये नहीं हो सकता। वैसे आप जो मर्जी करते हैं, लेकिन ये बात भी है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, इस वजह से उन पे भी फ़र्क पड़ता है। यानी अगर लिविंग स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर पॉवर्टी कम है क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो उस बिना पर आपका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा। जिसमें कंट्री में वो बहुत ज़्यादा 1.5 अरब की आबादी में, वहाँ पर फिर वैसा नहीं हो सकेगा। अगर आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो वहाँ पर हाई है। इंडिया के हवाले से मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लोगों ने बड़ा रिएक्शन शो किया था कि हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का जो नंबर दिया गया, इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आती है, तो उसमें इंडियन ने कहा कि यार हम इतना कुछ पैदा करते हैं कि पूरी दुनिया को हम खिला सकते हैं। इसके बावजूद किस तरीके से हमें कहा गया कि आप जी हंगर है और ये भूख अफलास और ये सारी चीजें तो है क्या। अगर आज की आप बात करें, वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसर इंडिया है, बिल्कुल ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड में 1%, अब जैसे मैं डाटा के साथ बात करूंगा, हवा में बात करेंगे, 1% हम ट्रेड करते हैं, यानी कि हमारा वीट हम मोस्टली कंट्री में रखते हैं। आज हमारे पास 1,50 लाख मीट्रिक टन वीट रखा है, 1,50 लाख मीट्रिक टन वीट हमारे पास रखा है। अगर हम कुछ भी 15 महीने तक एक दाना उगे उतना फूड रिजर्व रखा है, हजारों क्विंटल टन वीट हमारे एफसीआई के गोदामों में सड़ जाता है। ये आपने भी सुना होगा, बहुत मॉनिटरिंग आई है। अभी अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें, कहते हैं इंडिया और फूड सिक्योरिटी, सुनिए, फूड सिक्योरिटी मतलब इंडिया। आईएमएफ कहता है अगर आप वीट एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो वर्ल्ड विल गो इन स्टारवेशन। आईएमएफ का चीफ कहता, मैं नहीं कहता। यूरोपियन यूनियन कहता है कि इंडिया को वीट एक्सपोर्ट करनी है तो डब्ल्यूटीओ के लफड़े हटाओ। हमने बोला यार हमारे पास इतना वीट है, हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर वीट है, अब तो रशिया रुक के रहे नहीं, हम है, और हम किसी को भी वीट देने को तैयार नहीं। हमारे पास बम्पर क्रॉप है वीट की, हमारे पास कम से कम 2 से 2.5 साल का वीट रखा आज के डेट कंट्री में, अगर कुछ नहीं उगाएंगे। और यहाँ हमें बताया जाता है, हमने अफगानिस्तान, बाय द वे हमें कहता हूँ अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर है एज पर दैट सर्वे पे आता हूँ, और हमने हजारों मीट्रिक टन वीट अफगानिस्तान भेज दिया। हमको पाकिस्तान से नीचे रेट किया जाता है, ठीक है। अब फकर भाई, अगर हम मैथमेटिक्स देखेंगे और नंबर देखें, प्रोडक्शन, स्टोरेज, कैपेबिलिटी, एक्सपोर्ट, हम अभी कंट्री, हम करीब 50 से 70 कंट्रियों को फूड एक्सपोर्ट करते हैं। हमें वर्ल्ड का फूड बास्केट कहा जाता है कि फूड एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। पूरे मिडिल ईस्ट में खाना कहाँ से जाता है? इंडिया से जाता है, ठीक है, 70 कंट्रियों में जाता है। अब कहानी क्या, कहानी है फकर भाई, जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स वगैरह, आप इसमें डीप में जाइए थोड़ा। ये भाई साहब 2 एनजीओ है, 2 प्राइवेट एनजीओ, एक आयरलैंड का, एक डेनमार्क का, वो टुगेदर एक वर्ल्ड सी रिपोर्ट निकालते हैं। प्राइवेट एनजीओ से, कोई यूएन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इदारा नहीं। आप आज की डेट में भी हम बात कर रहे थे यूएन और डब्ल्यूएचओ की औकात कितनी रह गई है, ये 2 प्राइवेट एनजीओ है। तो ऐसा करते हैं, एक सुमित पीर और एक पीर और फखरजाई फाउंडेशन बना लेते हैं और बोलते हैं दुनिया में सबसे जो डेमोक्रेटिक, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी चाइना में है, और जी जिनपिंग डेमोक्रेट सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया हुआ लीडर है। तो अगर फिर हम उसको बोलते हैं, हम देंगे इसका नाम वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स, वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स, पीर फखरजाई फाउंडेशन, और अपना दफ्तर कहीं लंदन वंडन में खोलते तो बड़ा नाम भी अच्छा लगेगा। काम अच्छा है ये, वैसे आपका आइडिया अच्छा दिया है इसमें जी। काम हो सकता है इसमें। तो मैं आपको इसी में एक और बात बताऊं। हमारे एक इलेक्शन होता है ना, आपने देखा इलेक्शन होता है एक स्टेट वाइज,
मतलब हम करोड़ों लोग लगा देते, तब भी हमें स्टेट फेज वाइज इलेक्शन करना पड़ता है, इतना बड़ा बिल्कुल, इलेक्शन, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही फकर भाई। अब एक इलेक्शन का एक वो निकलता है ना, प्रेडिक्शन पोल, एग्जिट पोल, प्रेडिक्शन, हर कोई बता जी मेरे इतने हजार बंदे लगे थे, 6 महीने से लगे थे, मैंने इतने हजार, इतने किलोमीटर, इतने डिस्ट्रिक्ट किए, तब मेरा ये एनालिसिस है। और वो हमेशा बोलता है जी मैंने 1 लाख लोगों से बात, इतने मतलब 6 महीने लगा 1 लाख, तब मैं आपको ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। मैं इन श्रीमान एनजीओ से पूछना चाहता हूँ, आपका इंडिया में दफ्तर है? नहीं। आपका इंडिया में कोई एम्प्लॉय है? नहीं। किसी के साथ टाई अप है? नहीं। कितनी गली, कितने कोचे, कितने मोहल्ले, कितने डिस्ट्रिक्ट आपने ढूंढे? आंसर है नहीं। आपका सैंपल साइज क्या है? नहीं। कितने महीने आपने ग्राउंड पे लगाए? नहीं। तो भाई अगर वहां बैठ के पतंगे उड़ानी तो हम भी बना लेते फखर। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक। पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। देश की सुरक्षा के लिए आरजू क्या क्या चाहिए? एक बहुत पावरफुल आर्मी चाहिए आपको, दूसरा आपको पावरफुल इकोनॉमी चाहिए, तीसरा उन्होंने फिर जोर डाला है मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर वाला जो वेपन सिस्टम, जो आज की डिपेंडेंस आपकी किसी तीसरी कंट्री में नहीं रह सकती, चाहे आपके पास कितने पैसे हो। जब आपका वेपन कंट्री में बने, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपके यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करीब करीब 400 चीजें ऐसे आरजू जी जो हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, 400 चीजें हमने डाल दी जो इंपोर्ट अब नहीं कर सकते। यही लिस्ट हम 1200 चीजों पे लेंगे। आज के डेट में 70 कंट्रियों को हम डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहते थे। 70 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते थे। आज करीब अफ्रीका के जब डिफेंस एक्सपो हुआ था, हर अफ्रीकन कंट्री हमारे साथ बैठी है। तो इसमें एक और चीज हमने की, इस मुंह से हमने पूरे अफ्रीका से चाइना को खदेड़ रहे हैं। चाइना ने क्या किया, वहां जाके डेट ट्रैपिंग की, लो पैसे लो, कर्जा लो, वो ये मतलब अब क्या जिंदगी निकल के कहता अभी तो सूद भी नहीं चुका, असल तो बाकी है। जो हम देखते थे बॉलीवुड की पिक्चर में, वही वाला सिस्टम उन्होंने बनाया। अब वो अफ्रीकन हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे पार्टनरशिप हो रही। अभी आरजू जी मैं आपको बताऊं, आने वाले 6-7 सालों में हमारा टारगेट है $7 बिलियन का एक्सपोर्ट करना, और बाई 2040 2040 से 50 की बच का अगर मैं विंडो ले 40 से 50 ले तो वी आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन ऑफ इक्विपमेंट। जियोपॉलिटिक्स में अगर आपको अपना वर्चस्व बनाना है, जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, उतना ही आप डिफेंस सेल्फ सफिशिएंट नहीं, डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनना है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में किसको हथियार देना नहीं देना ये बहुत डिटरमाइन करता है। अभी आपने देखा होगा आर्मीनिया को हमने पिनाका मिसाइल दिया। लास्ट टाइम क्या हुआ? लास्ट टाइम टर्की ने उन्हें अपने ड्रोन दिए, टर्की के ड्रोन भारी पड़ गए लड़ाई में, डिसाइडिंग फैक्टर आए। अब क्या हुआ कि आपकी वजह से पिनाका का मिसाइल दिया तो खलीफा की नींद उड़ गई। उन्हें पता कि पिनाका के सामने टर्की ड्रोन रुकेंगे नहीं। तो ठीक बिल्कुल। और उन्होंने क्यों बोला? वो कश्मीर के कारट लगा रहे, भाई कश्मीर में तेरा लेना एक तो देना, तो जबरदस्ती कश्मीर के पंगे ले रहे थे। हमने ड्रोन दे दिया, हमने अपना पिनाका सिस्टम दे दिया आर्मेनिया को। आर्मेनिया तो काफी टाइम से मांग रहा था, और 20,000 करोड़ की डील भी है, 20,000 करोड़ की डील भी है। तो अब देखिए आरजू जी, अगर हमें बनना है सुपर पावर, जो वो यार सुपर पावर इन मेकिंग, तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, खुल के करनी पड़ेगी। हमें अपने डिफेंस को बनाना पड़ेगा। ये LCH की बात करें, हम 5G की बात करें, हम ये ICBM जो हमने सबमरीन में डाला इसकी बात करें, और ये करीब 6 कंट्रियों के पास, और जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की सलाहियत रखती केवल 4 कंट्री है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें, आज बिगेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री में नंबर 3 आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नंबर 3 आते हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना हमारे पास, वो हमसे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप कोई भी 10-20 बड़े पैरामीटर देंगे, हम टॉप 5 में हर जगह आ रहे हैं, 5-6। और सबसे अच्छी बात जो यूएस में आजकल अप्रूवल सर्वेज हो रहे रेटिंग के, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिपोर्ट आ रही है, रेटिंग आ रही, कहाँ? इंडियन सर्वे में नहीं आ रही जी, ये सर्वे अमेरिकन कंपनी कर रही है, अमेरिकन लोगों में कर रही है, और जो बाइडेन साहब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी को चेक करी, मोदी जी स्टैंड्स ओवर जो बाइडेन एंड अमेरिकन। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज हैं, वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया, और GDP ग्रोथ, और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया।
चले, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। अच्छा, तो फिर हम इसका अगर ओवरऑल जो मैंने बात की उसको अगर हम देख लें, तो अगर आप इस पूरे साउथ एशिया का जायज़ा लें तो आपको ये पता चलता है कि सब की सब कंट्रीज़ इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं, किसी के पास ताकत नहीं है इतनी कि वोट के खड़ा हो प्रैक्टिकली। तो हम बहुत पीछे हैं और वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे चले गए।